Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 108 Rise of the Modern West 2। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों के सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, आप इसे सर्च कर लेंगे, ये हमारी वेबसाइट है। आप जैसे इसको सर्च कर लेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, आपको इंटरफेस दिखेगा और आपको यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन भी दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं BHIC 108। अब यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको गेस्ट पेपर दिख रहे हैं। अब आपका जो भी मीडियम होगा आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे और गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अब हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन विजुअल आर्ट्स फ्रॉम द मिड 17th टू मिड 18th सेंचुरी। यानी कि विजुअल आर्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ था फ्रॉम मिड 17 से मिड 18 सेंचुरी तक। सो द पीरियड फ्रॉम मिड 17 टू मिड 18 सेंचुरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स इन यूरोप। जो आपका ये पीरियड था मिड 17 से मिड 18 सेंचुरी तक, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था इन द हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स इन यूरोप। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो आर्ट था उसने अपना एक मेजर सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस को रिफ्लेक्ट किया। दो मेन आर्टिस्टिक स्टाइल्स डोमिनेट किया इस टाइम पे, बारूक एंड रोकोको। सो दे स्टाइल्स शो डिफरेंट आइडियाज अबाउट पावर, रिलीजन, इमोशंस एंड एवरीडे लाइफ। जो ये दोनों ही स्टाइल्स थी इन्होंने अलग अलग आइडियाज दिखाए अबाउट पावर, रिलीजन, इमोशंस एंड एवरीडे लाइफ। Baroque art, that is from mid 17th century. So Baroque art developed mainly in 17th century and was closely connected with the church and absolute monarchy. जो आपकी बरूक आर्ट थी ये आपकी मेनली 17th सेंचुरी में डेवलप हुई थी और ये आपकी क्लोजली कनेक्टेड थी चर्च और एब्सोल्यूट मोनार्की से। सो इसका एम था कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट को क्रिएट करें और इम्प्रेस करें व्यूअर्स को। सो जो बरूक आर्टिस्ट थे वो ड्रामेटिक लाइटिंग को यूज करते थे, बोल्ड कलर्स को यूज करते थे, मूवमेंट और रियलिस्टिक डिटेल्स को यूज करते थे। सो आर्ट वाज नो लॉन्गर काम एंड बैलेंस लाइक द रेनेसांस, इंस्टेड इट वाज डायनेमिक एंड फुल ऑफ एनर्जी। यानी कि जो आर्ट थी वो अब काम नहीं थी ना ही बैलेंस थी जैसे कि रेनेसांस में हुआ करती थी। इंस्टेड वो क्या थी, बहुत डायनेमिक थी और फुल ऑफ एनर्जी थी। इन पेंटिंग्स आर्टिस्ट फोकस ऑन रिलीजियस सीन्स, रॉयल पोर्ट्रेट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। पेंटिंग्स में क्या करते थे जो आर्टिस्ट होते थे वो मेनली आपके रिलीजियस सीन्स पे फोकस करते थे, रॉयल पोर्ट्रेट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स पे फोकस करते थे। कैरावेजियो वाज अ मेजर फिगर हु इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट ऑफ लाइट एंड शैडो नोन एज चिरासुकुरो। यानी कि कैरावेजियो क्या है आपके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। इन्होंने क्या किया था, एक इंट्रोड्यूस किया था आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट ऑफ लाइट एंड शैडो जिसको इन्होंने बोला चियारस्कुरो। ठीक है, जो इनकी पेंटिंग्स थी वो शो करती हैं जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको रियल इमोशंस के साथ, मेकिंग रिलीजियस स्टोरीज मोर रिलेटेबल। इन नॉर्दर्न यूरोप रिम्ब्रांड बिकेम फेमस फॉर हिट्स पोर्ट्रेट्स एंड बिब्लिकल सीन्स। नॉर्दर्न यूरोप में क्या हुआ, आपके जो रिम्ब्रांड थे वो एक फेमस बने, ठीक है, अपने पोर्ट्रेट्स के लिए और बिब्लिकल सीन्स के लिए। जो उनका वर्क था उन्होंने डीप इमोशंस को शो किया एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ को शो किया। बरूक आर्किटेक्चर ऑल्सो फ्लरिश्ड, बरूक वाला आर्किटेक्चर भी फ्लरिश हुआ था, स्पेशली आपके चर्चेस में, पैलेसेस में, with grand designs meant to display power and glory. Rise of secular and everyday themes. So during this period, art slowly moved beyond only religious subjects. यानी कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो आर्ट थी वो स्लोली मूव हुई बियॉन्ड ओनली रिलीजियस सब्जेक्ट्स। इन कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड्स हो गया, आर्टिस्ट पेंट करने लगे लैंडस्केप को, स्टिल लाइफ को एंड सीन्स ऑफ द डेली लाइफ।
सो जो ये वर्क था ये रिफ्लेक्ट करता था द ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड देयर इंटरेस्ट इन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस rather than royal or religious themes. Rococo art that is early to mid 18th century. So by the early 18th century हमें क्या देखने को मिलता है, जो बरोक आर्ट थी वो ग्रेजुअली वे दिया उसने रोकोको आर्ट को, स्पेशली फ्रांस में. सो रोकोको आर्ट थी वो लाइटर थी, डेकोरेटिव थी और प्लेफुल थी. ये फोकस करती थी आपके एलिगेंस पे, रोमांस पे, लिजर एंड प्लेजर पे, जो कि ऑफन शो करता है एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को इन गार्डन्स एंड पैलेसेस. रोकोको पेंटिंग्स यूज सॉफ्ट कलर्स, ग्रेसफुल लाइंस एंड डेलिकेट डिटेल्स. जो आपकी रोकोको पेंटिंग्स होती हैं उसमें हमें सॉफ्ट कलर्स यूज करने को देखने को मिलता है, उसमें ग्रेसफुल लाइंस यूज होती हैं और डेलिकेट डिटेल्स यूज होते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोकोको आर्टिस्ट हैं वो आपके एंटोनियो वर्ट्यू थे, हु पेंटेड ड्रीमी सीन्स ऑफ लव एंड एंटरटेनमेंट. उन्होंने क्या किया था, ड्रीमी सीन्स को पेंट किया था लव और एंटरटेनमेंट के. अनदर वेल नोन आर्टिस्ट फ्रैंकोइस बाउशर created mythological and decorative works filled with a charm and beauty. जो दूसरे वेल नोन आर्टिस्ट थे फ्रैंकोइस बाउशर, उन्होंने एक माइथोलॉजिकल और डेकोरेटिव वर्क को क्रिएट किया था, ठीक है, जो कि फिल्ड था विद चार्म एंड ब्यूटी. इन कंक्लूजन we can say that the visual arts from the mid 17th to mid 18th century showed a clear evolution. यानी कि जो विजुअल आर्ट थी उन्होंने एक क्लियर इवोल्यूशन की तरफ शो किया. जो बरूक आर्ट थी वो एक्सप्रेस करती है आपकी पावर, इमोशन और रियलिज्म को, जबकि जो आप रोकोको आर्ट है वो रिफ्लेक्ट करती है एलिगेंस, प्लेजर एंड रिफाइंड टेस्ट. सो टुगेदर दीज स्टाइल्स मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन इन द हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स, कनेक्टिंग रिलीजियस सीरियसनेस विद द वर्ल्डली एंजॉयमेंट. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहाँ पे आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न साइंस. सो मॉडर्न साइंस हैज मेड रैपिड एंड रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस स्पेशली फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे. मॉडर्न साइंस ने क्या किया है, बहुत ही रैपिड और रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस की है, स्पेशली आपके लेट 19th सेंचुरी से लेकर और प्रेजेंट डे तक. सो जो ये डेवलपमेंट्स हैं इन्होंने ह्यूमन लाइफ को चेंज किया है बाय डीपली improving knowledge, technology, health, communication and living standards. So जो आपका मॉडर्न साइंस है वो बेस्ड होता है आपके ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, लॉजिक एंड द यूज ऑफ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स. ग्रोथ ऑफ फिजिक्स. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न साइंस इज इन फिजिक्स. यानी कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है मॉडर्न साइंस में वो है फिजिक्स में. सो क्लासिकल फिजिक्स वाज ट्रांसफॉर्म बाय न्यू आइडियाज सच एज रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स. जो आपका क्लासिकल फिजिक्स था उसको ट्रांसफॉर्म किया गया नए आइडियाज से, जैसे कि रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स. अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने कि चेंज की थी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एनर्जी. क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है एटम्स के बिहेवियर को और सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को. सो जो ये आइडियाज हैं इन्होंने लेड किया टू द इन्वेंशन जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, लेजर्स, semiconductors and modern electronics, which are the base of computers and mobile phones. Advances in chemistry. So जो modern chemistry थी उसने भी greatly progress किया. Scientists have discovered the structure of atom and molecules and developed new materials like plastic, synthetic fibers, fertilizers and medicine. Scientists ने क्या किया है, structure of atom को discover किया, molecules को discover किया और उन्होंने develop किए नए नए materials जैसे कि plastics, synthetic fibers, fertilizers and medicine. Chemical research has helped in industrial growth, agriculture and healthcare. Chemical research ने क्या किया, हमारी हेल्प की है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, एग्रीकल्चर में और हेल्थ केयर में. फॉर एग्जाम्पल के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं उन्होंने इंक्रीज किया आपके फूड प्रोडक्शन को, वाइल जो आपके मॉडर्न ड्रग्स हैं उन्होंने हेल्प किया है टू कंट्रोल मेनी डिजीजेस. प्रोग्रेस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन. सो बायोलॉजी हैज seen major developments with the discovery of DNA and genetics. बायोलॉजी में भी हमें बहुत मेजर डेवलपमेंट देखने को मिले हैं with the discovery of DNA and genetics. So understanding heredity has helped in biotechnology, genetic engineering and medical research. हेरिडिटी को समझ के हमने क्या है, बहुत ही हेल्प मिली है हमें बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंड मेडिकल रिसर्च में. सो मॉडर्न मेडिसिन हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस थ्रू वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड एडवांस सर्जरी. मॉडर्न मेडिसिन ने क्या किया, बहुत ही प्रोग्रेस कर लिया है थ्रू वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन
एंड एडवांस सर्जरी। सो डिजीजेस जो पहले डेडली हुआ करती थी उन्हें अब ट्रीट किया जा सकता है या फिर उनसे प्रिवेंट हुआ जा सकता है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब इंक्रीज हुई है ड्यू टू बेटर मेडिकल साइंसेस एंड हाइजीन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो एक दूसरा मेजर डेवलपमेंट है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो इन्वेंशन हुआ है कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसने ट्रांसफॉर्म किया है हमारे एजुकेशन को, बिजनेस, गवर्नेंस और डेली लाइफ को। सो इन्फॉर्मेशन कैन नाउ बी शेयर्ड इंस्टेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि इन्फॉर्मेशन को अब क्या है हम अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च इटसेल्फ हैज बिकम फास्टर, साइंटिफिक रिसर्च क्या है बहुत ही फास्ट बन चुका है और बहुत ही एक्यूरेट बन चुका है ड्यू टू कंप्यूटर एंड डेटा एनालिसिस। स्पेस एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, तो जो मॉडर्न साइंसेस हैं उन्होंने एक्सपैंड किया है ह्यूमन नॉलेज को बियॉन्ड द अर्थ। स्पेस साइंस हैज इनेबल्ड सैटेलाइट्स, स्पेस मिशंस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लैनेट्स। स्पेस साइंस ने क्या है आपके सैटेलाइट्स को इनेबल कर दिया है, स्पेस मिशन को इनेबल कर दिया है और एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लैनेट को, ठीक है, हेल्प किया। तो सैटेलाइट्स हेल्प इन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट की मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एट द सेम टाइम जो इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं उन्होंने डेवलप किया है टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन, मेकिंग पीपल मोर अवेयर ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर। In conclusion, we can say that developments in modern science have brought great benefits to humanity. यानी कि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं आपकी मॉडर्न साइंस में उसने बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं ह्यूमैनिटी को। उन्होंने इम्प्रूव किया है कंफर्ट, हेल्थ, नॉलेज और प्रोडक्टिविटी को। हावेवर जो मॉडर्न साइंस है उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज एंड एथिकल इश्यूज। देयरफॉर scientific development should be used responsibly for the welfare of all humanity. Now we will move to the next question. Describe the patterns of trade and colonial expansion on the 18th century. यानी कि जो पैटर्न था ट्रेड और कॉलोनियल एक्सपेंशन का वो हमें बताना है 18th सेंचुरी में। सो द 18th सेंचुरी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो 18th सेंचुरी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने ग्रेटली एक्सपैंड किया अपने ट्रेड और कंट्रोल को, कॉलोनियल कंट्रोल को ओवर द एशिया, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। सो जो ट्रेड और कॉलोनियल एक्सपेंशन है वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। एज जो यूरोपियन पावर्स थी दे यूज्ड कॉलोनीज टू गेट द रॉ मटेरियल्स, सेल फिनिश्ड गुड्स एंड इंक्रीज देयर वेल्थ एंड पावर। यूरोपियन जो पावर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनीज को यूज किया रॉ मटेरियल्स के लिए, फिनिश गुड्स को उनको सेल करती थी और उनकी वेल्थ इंक्रीज करती थी, ठीक है। यानी कि जो कॉलोनियल यूरोपियन पावर्स हैं वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया करती थी और पावर को इंक्रीज किया करती थी। एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड, सो इन द 18th सेंचुरी इंटरनेशनल ट्रेड ग्रू रैपिडली। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी रैपिडली ग्रू हुआ। यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया एंड द नीदरलैंड्स, दे वर एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स। दे ट्रेडेड गुड्स सच एज स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, टी, कॉफी, शुगर, टोबैको एंड प्रेशियस मेटल्स। वो ये सारी चीज़ों को क्या है ट्रेड किया करते थे। एशिया क्या है सप्लाई करता था लग्जरी आइटम्स को जैसे कि स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स। अफ्रीका एक सोर्स बना एनस्लेव लेबर का और अमेरिकाज क्या करते थे, वो प्लांटेशन क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया करते थे। सो वन इंपॉर्टेंट ट्रेड सिस्टम ऑफ दिस पीरियड वाज द अटलांटिक ट्रेड, ठीक है, स्पेशली द अटलांटिक स्लेव ट्रेड। जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सिस्टम था इस पीरियड का वो था अटलांटिक ट्रेड, स्पेशली जो अटलांटिक का स्लेव ट्रेड था। सो इस सिस्टम में क्या होता था, यूरोपियन ट्रेडर्स टुक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू अफ्रीका, यानी कि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अफ्रीका लेके जाते थे, वहां से एनस्लेव अफ्रीकन्स को ट्रांसपोर्ट किया करते थे अमेरिकास में, एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट जैसे कि शुगर हो गया, कॉटन हो गया, उनको यूरोप में भेजा जाता था। सो जो ये ट्रेड है इसने बहुत सारा ह्यूज प्रॉफिट लाया यूरोपियन मर्चेंट्स को, बट बहुत ही ज्यादा ग्रेट ह्यूमन सफरिंग हुई। रोल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, सो लार्ज ट्रेडिंग कंपनीज प्लेड अ की रोल इन 18th सेंचुरी ट्रेड। जो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल को प्ले किया है 18th सेंचुरी ट्रेड में। कंपनीज जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने ट्रेड को कंट्रोल किया एशिया में। जो ये कंपनीज थी इनको राइट दिया गया था, स्पेशल राइट दिया गया था बाय द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द पावर टू ट्रेड, मेक ट्रीटीज एंड मेंटेन आर्मीज। सो ओवर टाइम ये जो थे ये मूव्ड हुए फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिकल कंट्रोल, स्पेशली इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कॉलोनियल एक्सपेंशन, सो कॉलोनियल एक्सपेंशन इंक्रीज्ड अलोंग विद ट्रेड, यानी कि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे कॉलोनियल एक्सपेंशन भी इंक्रीज हुआ। यूरोपियन पावर्स स्टैब्लिश कॉलोनीज टू सिक्योर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स। यूरोपियन पावर्स ने क्या किया,
कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया ताकि वो रॉ मटेरियल्स को ले पाए और अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ब्रिटेन क्या है, इमर्ज हुआ एज द मोस्ट पावरफुल कॉलोनियल नेशन बाय द लेट 18th सेंचुरी। जब उन्होंने अपने राइवल्स को डिफीट कर दिया था, जैसे कि फ्रांस हो गया, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने अपने कंट्रोल को एक्सपैंड किया इन इंडिया, द कैरिबियन एंड द नॉर्थ अमेरिका। सो कॉलोनीज क्या थी, उनको मेनली यूज किया जाता था फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड लोकल इंडस्ट्रीज वर ऑफन डिस्ट्रॉयड टू प्रमोट द यूरोपियन गुड्स। यानी कि जितने भी लोकल इंडस्ट्रीज थे उनको डिस्ट्रॉय करा जाता था ताकि यूरोपियन गुड्स प्रमोट हों। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड colonialism. So the patterns of trade and colonial expansion led to the growth of European wealth and the rise of capitalism. जो ये पैटर्न था ट्रेड और colonial expansion का, उसकी वजह से ग्रोथ हुआ यूरोपियन वेल्थ का एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। एट द सेम टाइम जो कॉलोनीज थी उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन को फेस किया, लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। सो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हुई और जो लोकल पॉपुलेशन थे उनको ऑफन फोर्स किया गया इनटू लो पेड लेबर। इन कंक्लूजन we can say that जो 18th century था that was marked by the expanding global trade and aggressive colonial expansion। यानी कि 18th century में बहुत ही ज़्यादा global trade expand हुआ और aggressive colonial expansion हुआ। यूरोपियन नेशंस ने क्या किया, ट्रेड को यूज़ किया, ट्रेडिंग कंपनीज और कॉलोनीज को यूज़ किया ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। while this period helped Europe grow economically, यानी कि इस पीरियड ने क्या किया, यूरोप को इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प की। It also created deep inequalities and long-lasting problems for colonized regions. Now we'll move to the next question. So discuss the various dimensions of the 17th century European crisis. यानी कि जो आपकी 17th century European crisis थी उसके क्या क्या dimensions थे। So the 17th century European crisis referred to a period of serious problem faced by the Europe roughly between 1600 and 1700. 17th century जो यूरोपियन क्राइसिस है वो आपका एक पीरियड है जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स का था, जिसको कि फेस किया था यूरोप ने रफली बिटवीन 1600 से 1700 तक लेके। सो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने एक्सपीरियंस किया इकोनॉमिक डिक्लाइन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोग्राफिक क्राइसिस। सो हिस्टोरियंस क्या है वो डिस्क्राइब करते हैं इस पीरियड को एज अ जनरल क्राइसिस बिकॉज इट्स इफेक्ट्स वर सीन अक्रॉस मच ऑफ द यूरोप though the intensity differed from region to region। यानी कि इस जो पीरियड था इसको उन्होंने जनरल क्राइसिस को डिस्क्राइब किया था। हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को जनरल क्राइसिस डिस्क्राइब किया था क्योंकि इसके इफेक्ट्स क्या हैं सारे यूरोप में देखने को मिले थे, पर जो इसकी इंटेंसिटी थी वो डिफर कर रही थी फ्रॉम रीजन टू रीजन। सो जो मेन डायमेंशंस हैं ऑफ द क्राइसिस दे आर एक्सप्लेन्ड बिलो। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक डायमेंशन। सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट of the crisis was economic hardship। यानी कि इकोनॉमिक हार्डशिप क्या थी, एक मेजर एस्पेक्ट था इस क्राइसिस का। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया था ड्यू टू पुअर हार्वेस्ट, बैड वेदर एंड आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स। प्राइसेस जो थे फूड के वो बहुत ही जल्दी राइज हुए, ठीक है, दे रोज शार्पली कॉजिंग इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ। ट्रेड भी सफर हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉर्स एंड डिक्लाइनिंग डिमांड्स डिक्लाइन हो रही थी और वॉर हो रहा था, इस वजह से ट्रेड भी डिक्लाइन हुआ। सो मैनी पेजेंट्स बिकेम पुअरर while government face financial shortages। बहुत सारे जो पेजेंट्स थे वो और पुअर बने और जो गवर्नमेंट्स थे उन्होंने फाइनेंशियल शॉर्टेजेस को फेस किया। तो जो हैवी टैक्सेशन था टू फंड वॉर्स फर्दर बर्डन द कॉमन पीपल, यानी कि वॉर को फंड करने के लिए उन्होंने और हैवी टैक्सेशन लगा दी, तो उस वजह से कॉमन पीपल और बर्डन में आ गए। डेमोग्राफिक डायमेंशन। सो यूरोप विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी में क्या हुआ था, यूरोप ने एक शार्प डिक्लाइन देखा पॉपुलेशन में। This was caused by repeated outbreaks of plague, famines and wars। ये आपका repeated outbreaks of plagues, famines और wars की वजह से हुआ। जो 30 years wars थे that is from 1618 to 1648, इसने बहुत सारे large part of Central Europe, especially Germany, इन सब को devastated कर दिया था, ठीक है, leading to massive loss of life। So जो lower population थी that means less labor, reduce the production and weaken the economies। Political dimension। So जो 17th century है that saw सीरियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे हमने सीरियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले इस सेंचुरी में। मोनार्क्स ट्राइड टू स्ट्रेंथन देयर पावर्स, यानी कि मोनार्क्स अपनी पावर को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, जिसकी वजह से स्ट्रगल हुआ बिटवीन द किंग्स एंड द पार्लियामेंट और द नोबल्स। सो इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ और रिवोल्यूशंस हुए इन सेवरल कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ने एक्सपीरियंस किया इंग्लिश सिविल वॉर, while France faced internal rebellions known as Fronde। So these conflicts weakened the states and caused instability।
इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या हुआ, जो स्टेट्स थे वो वीक बने और इंस्टेबिलिटी कॉज हुई। सोशल डायमेंशन, सो सोशल टेंशन इंक्रीज ड्यू टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। जो सोशल टेंशन थी वो भी इंक्रीज हुई पॉवर्टी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण और इनइक्वालिटी के कारण। सो पेजेंट्स रिवॉल्ट्स and urban riots became common as people protested against high taxes, food shortages and oppression। जो पेजेंट रिवॉल्ट्स था और अर्बन राइट्स थे वो बहुत ही कॉमन हुए, क्योंकि जो पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द हाई टैक्सेस, फूड शॉर्टेजेस एंड ऑपरेशन। सो जो गैप था बिटवीन द रिच एंड पुअर वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुई, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हुई अमंग द लोअर क्लासेस। रिलीजियस डायमेंशन, सो रिलीजन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्राइसिस। रिलीजन ने भी क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया इस क्राइसिस में। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम द अर्लियर रेफॉर्मेशन पीरियड। यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में वो कंटिन्यू रहा फ्रॉम द अर्लियर रेफॉर्मेशन पीरियड। जो 30 ईयर्स वॉर्स थे वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थे बल्कि एक रिलीजियस स्ट्रगल भी थे। सो रिलीजियस इंटॉलरेंस कॉज्ड, रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से क्या हुआ, वायलेंस क्रिएट हुआ, डिस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डायमेंशन, सो वाइल द पीरियड वाज फुल ऑफ क्राइसिस, यानी कि जो ये पीरियड था ये फुल ऑफ क्राइसिस था, बट इट वाज आल्सो अ टाइम ऑफ चेंज। सो जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे उनको क्वेश्चन किया गया, नए आइडियाज इमर्ज हुए, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन था उसने चैलेंज किया ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिंग टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशनल अथॉरिटीज एंड न्यू साइंटिफिक आइडियाज। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो 17th सेंचुरी थी यूरोपियन क्राइसिस की, दैट वाज मल्टी डायमेंशनल, इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक डिक्लाइन, पॉपुलेशन लॉस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल अनरेस्ट, रिलीजियस वॉर्स एंड इंटेलेक्चुअल चेंज। टुगेदर जितने भी ये डायमेंशंस थे इन्होंने इस पीरियड को एक वाइड स्प्रेड हार्डशिप का पीरियड बनाया, बट इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न यूरोप। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।